वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 31 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सैटेलाइट अभी लॉन्च की जाने वाली है 2021 के थर्ड क्वार्टर में। EOS-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इसका शॉर्ट आप कह सकते हैं। जियो इमेजिंग का मतलब ये है कि ये धरती की इमेजेस कलेक्ट करता रहेगा। ये सैटेलाइट दिन में 4 से 5 बार हमारे देश की इमेज को कलेक्ट कर सकता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक प्रकार की, नाम से स्पष्ट है। देखिए, लास्ट ईयर हमने EOS-1 लॉन्च किया था। ये भी एक प्रकार की रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी जो रडार का इस्तेमाल करके अर्थ की इमेजेस कैच करती थी। ये रीसैट-2B और रीसैट-2B R1 के साथ मिलकर काम कर रही है। एप्लीकेशंस की बात करें तो अगर हम EOS-3 जो लॉन्च होगा, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, लाइक फ्लड्स या साइक्लोन्स की सिचुएशन बन रही है। ये दिन में 4 से 5 बार अगर इमेजेस कलेक्ट कर रहा है तो हमें जानकारी मिल जाएगी। पूरे देश को 4 से 5 बार ओवरसी किया जा सकता है। ये वाटर बॉडीज, क्रॉप्स, वेजिटेशन, उनकी कंडीशंस और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर कर पाएगा। रडार इमेजिंग का फ़ायदा ये होता है, इस रडार इमेजिंग में वेदर, क्लाउड, फॉग या सनलाइट की कमी, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो लगातार इफिशिएंटली हाई क्वालिटी इमेजेस हमें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये स्पाई सैटेलाइट भी हो सकते हैं और नॉन मिलिट्री यूज़ वाले सैटेलाइट भी हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर कंडीशंस को ओवरसी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं। हमने कई सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जैसे रिसोर्स सैट-2, 2A, कार्टोसैट-1, 2, 2A, 2B, रीसैट-1 और 2, ओशनसैट-2, इसके अलावा मेगा, ट्रॉपिका, सरल, स्कैटसैट-1, इनसैट 3DR, 3D, बहुत सारे हैं। आप ऑब्वियसली इतने सारे नाम नहीं याद रख पाएंगे। फिर हमने प्लान किया कि अब जो भी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे उनको कोड दिया जाएगा EOS। तो हमने 1 लॉन्च किया, अब हम 3 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहले अलग अलग नाम होते थे, अब एक यूनिफॉर्म कोड दे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ ओवरशूट डे के बारे में है। इस बार फिर से जो ह्यूमैनिटी है, यानी कि पूरी मानवता, हमने साल भर में जो भी रिसोर्सेस हमें यूज करने थे अर्थ से, वो 29 जुलाई को ही यूज कर लिए। ये एस्टिमेट हमें दिया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? ओवरशूट का मतलब ये होता है बियॉन्ड द पॉइंट। आपने कोई एक टारगेट बनाया था और आप उसके आगे चले गए, दैट इज ओवरशूट। देखिए, अर्थ के पास जो भी हम उसके रिसोर्सेस यूज करते हैं उसको रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। लाइक आप किसी ज़मीन पे आग लगा दीजिए, इनंडेट कर दीजिए पूरी ज़मीन को, उसके बाद अर्थ उसे रीजनरेट कर लेगी। वहाँ पर मॉसेस, एल्गीज आएंगे, देन ग्रासेस, देन श्रब्स, फिर जंगल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं तो अर्थ के पास पेड़ हैं जो उसे सोख सकते हैं। लेकिन अर्थ की रीजनरेट करने की एक गति है, एक पेस है। अगर हम उससे ज़्यादा स्पीड से उसे एक्सप्लॉइट करते हैं तो लॉस होता है। अर्थ एक साल में जितना अपने रिसोर्सेज को रीजनरेट कर पाता है, हम उससे पहले ही उसे एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ये गति धीमे धीमे बढ़ी है। हम और जल्दी अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। ये ग्राफ आपको ये दिखाता है। शुरू में एक साल में जितना रीजनरेट होता था, हम एक साल में उतना ही यूज़ करते थे, लेकिन अब हम ज़्यादा यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो इस साल 29 जुलाई को हमने साल भर में जितने रिसोर्सेज रीजनरेट होते और जितना करती, वो हमने यूज़ करके ख़त्म कर दिया। इसके बाद अब हम जो भी रिसोर्स यूज़ करेंगे वो अर्थ रीजनरेट नहीं कर पाएगी। ह्यूमैनिटी की डिमांड जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज की है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हम 74% ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को। मतलब हमारी नीड को पूरा करने के लिए हमें 1.7 अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अर्थ तो एक ही है। तो 29 जुलाई के बाद हम जो कुछ भी यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, वो हमारे पास अब नहीं है। इट विल बी काइंड ऑफ इकोलॉजिकल डेफिसिट स्पेंडिंग। 1970 के बाद हमारा एक्सप्लॉइट करने का तरीका लगातार बढ़ता गया है। 2020 में कोविड की वजह से थोड़ी रियायत आई थी, लेकिन एक बार फिर से हमने इस डेट को पहले ही मीट कर दिया, पहले ही एक्सप्लॉइट कर लिया। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का। 1961 में फाउंड किया गया था, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हेडक्वार्टर्ड है। इनका काम ये है कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे है उसे कम किया जाए और जो वाइल्डरनेस है उसे प्रिजर्व किया जाए।
दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये कई तरीके के रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स चलाते हैं, लाइक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर, डेट फॉर नेचर स्वैप, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल और हेल्दी ग्रोन पोटैटो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुछ आर्ट ऑफ वर्क के बारे में है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी ने, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो 14 वर्क ऑफ आर्ट को जो उनके एशियन आर्ट कलेक्शन में है उन्हें इंडिया को रिटर्न कर देंगे। इनमें एक इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है, दैट इज डांसिंग चाइल्ड सेंट, संबंदर जी की एक मूर्ति जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया रहा होगा। एक है आर्क फॉर जैन श्राइन, 11th या 12th सेंचुरी का ये वर्क होगा। 1163 में माउंट आबू रीजन में, राजस्थान में इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। अब बात करते हैं संबंदर जी के बारे में। संबंदर जी एक शैव पोएट सेंट थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। 7th सेंचुरी के आसपास ये हुआ करते थे। ये अप्पार जी के कॉन्टेम्परेरी थे जो कि एक और शैव पोएट ही थे। ये एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। चाइल्ड प्रोडिजी होने का मतलब एक ऐसे बच्चे से है जिसका दिमाग एक औसत से बहुत ज़्यादा होता है। ये केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जिंदा थे। जो चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं वो बचपन में ही कुछ बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं। तमिल सैव ट्रेडिशन के मुताबिक इन्होंने 16,000 से ज़्यादा हाइम्स क्रिएट किए थे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, जिनमें से 383 हाइम्स ही हमें मिले हैं, या फिर उसमें 4181 स्टेंजाज हैं जो आज सर्वाइव करते हैं। ये भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटेंसली इन्वॉल्व रहते थे, हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड। इनके जो सर्वाइविंग कॉम्पोजिशंस हैं उनमें से जो भी कुछ वर्सेस हैं वो हमें तिरुमुरई के फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स में मिल जाएंगे, जो कि शैव सिद्धांत का एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी क्रिएट करता है। चोला डायनेस्टी की बात करें तो ये एक तमिल डायनेस्टी हुआ करती थी। सदर्न इंडिया में 13वीं शताब्दी तक ये बनी रही। वैसे तो कहते हैं इसका ओरिजिन 3rd सेंचुरी BC में था, लेकिन जो एंशिएंट चोला डायनेस्टी थी उसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। ये कुछ समय तक वहाँ बनी रही थी साउथ इंडिया में। रिसोर्सेज की कमी है जानकारी को लेकर। इसके बाद अगेन ये रिवाइव करती है 8th सेंचुरी के आसपास, जब ये पल्लवास को हराते हैं और विजयालय जी के द्वारा फाउंड किया जाता है चोला एम्पायर को एक बार फिर से। इन्हें मेडवल चोला कहा जाता है। इन्होंने पल्लवास को हराया था, उसके बाद तंजौर पर अपना कब्जा जमाया और चोला एम्पायर की पहली कैपिटल भी तंजौर ही बनी। हम बात मेडवल चोलास की कर रहे हैं। राजेंद्र चोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला एम्पायर में, जिसके बाद राजराजा चोल आते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने गंगा नदी के आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पर अटैक्स किए और उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। गंगा के रीजन्स पर विक्ट्री अवेल करने के बाद इन्होंने गंगई कोंड का टाइटल अवेल किया और एक नई सिटी को भी डेवलप किया जिसे अपना कैपिटल बनाया, दैट वाज गंगई कोंड चोलपुरम। चोला टेम्पल्स कई सारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है कई सारे चोला टेम्पल्स को। अर्ली 11th और 12th सेंचुरी में इन्हें बनाया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, बृहदेश्वर टेम्पल जो गंगई कोंड चोलपुरम में है, और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो दरसुराम में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। लोकसभा में अभी हाल ही में से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें देखिए 1972 का जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट था उसे अमेंड किया जा रहा है। बेसिकली कुछ प्रोविजंस हटाए जा रहे हैं। 3 प्रकार के संशोधन इसमें किए जा रहे हैं। जो पहला संशोधन है वो ये है कि जो सेक्शन 10B है उसे रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 10B ये कंपेल करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मतलब जो इनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती थी वो सरकार के ऊपर थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनका शेयर ज़्यादा होगा। एक प्रकार से आप इसे प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं। यद्यपि जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, रेदर वो यहाँ पर कॉमन लोगों के स्टेक्स को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज़ हैं, उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 24B को ऐड करता है, जिसमें ये कहा गया कि जब गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म हो जाएगी तो जो सर्टेन रेगुलेशंस हैं वो भी उस एंटिटी के ऊपर से हट जाएंगे जो इंश्योरर हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है। तीसरा अमेंडमेंट सेक्शन 31A इंसर्ट करेगा, जो ये कहता है कि जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे उनके रेगुलेटरी फंक्शंस काफ़ी कम हो जाएंगे और वो केवल
ओमिशन या कमीशन के जो मामले होंगे, जहां पर कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, या फिर काम को अच्छे तरीके से ना किया जा रहा हो इंश्योरर के द्वारा, तभी वो हस्तक्षेप करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सतलुज रिवर के बारे में है। सतलुज रिवर में जो पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से सीरियस हेल्थ थ्रेट्स देखे जा रहे हैं उन लोगों में जो इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास रहते हैं, बिकॉज इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी आता है वो सतलुज नदी से ही आता है। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल को मैप में देखना चाहें तो यहां देखिए, ये इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में बनाई गई है। ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है जो कि राजस्थान के एरिड रीजन में पानी पहुंचाती है। बात करते हैं सतलुज रिवर की। इसका एंशिएंट नाम जराद्रोस हुआ करता था। एंशिएंट ग्रीक लोग इसे ये नाम देते थे। संस्कृत नाम जो इसका पुराना हमें मिलता है दैट इज सुतोद्री या फिर सताद्रो। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, ये उनमें सबसे लंबी है। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सतलुज सबसे लंबी है। ठीक है, फर्दर अगर आप इसकी ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न तिब्बत में लेक लांगा है जहां पर ये ओरिजिनेट होती है हिमालयास के नदर्न स्लोप पे। पहले ये नॉर्थ वेस्टवर्ड फ्लो करती है, फिर वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड फ्लो करती है। हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद ये पंजाब के प्लेन्स में पहुंचती है नंगल में। इसके बाद ये बियास नदी के साथ मिल जाती है और 65 मील या 105 किलोमीटर का बॉर्डर भी क्रिएट करती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। सतलुज नदी बियास नदी से मिलती है हरिके नाम की जगह पे, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ही। और यहीं से थोड़े से आगे हम शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी कनाल की। ठीक है, इंदिरा गांधी कनाल की बात करें तो यह हरके बराज से स्टार्ट होता है जो कुछ किलोमीटर आगे है, जहां पर सतलुज और बियास मिलते हैं पंजाब में। थार के डेजर्ट वाले रीजन में पानी ये पहुंचाता है जिसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए किया जाता है। नदियों से यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछती है। रिवर तीस्ता से 2017 में प्रश्न पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट यह था कि रिवर तीस्ता का सोर्स वही है जो ब्रह्मपुत्रा नदी का है और ये सिक्किम से होकर फ्लो करती है। दूसरा यह है कि रिवर रंगीत जो सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, ये रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। और तीसरा ये था कि रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना था। देखिए, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहला इसलिए गलत है बिकॉज इसका जो ओरिजिन है वो पाउंड्री ग्लेशियर है और ये इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-03 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ओवरशूट डे UNEP का इनिशिएटिव है। संबंदर ये एक सैव पोएट सेंट है तमिलनाडु से। सतलुज रिवर हिमालयाज में राइज होती है सेंट्रल हिमाचल प्रदेश में। चोला डायनेस्टी फाउंड किया गया था राजेंद्र चोल जी के द्वारा। देखिए, ये है सही जवाब। पहला तो सही है, दूसरा गलत है बिकॉज ये WWF का इनिशिएटिव है। तीसरा सही है, चौथा इसलिए गलत है बिकॉज ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। चोला डायनेस्टी को विजयालय जी ने फाउंड किया था, राजेंद्र चोल जी ने नहीं। ये रहे जवाब। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।